हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम योर फ्री मेंटोर कृष्णा सिंह। आज हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। सिलेबस फॉर नीट यूजी, ठीक है, 25 और 26 दोनों ईयर के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स का सिलेबस जो होता है ये क्या होता है 2025 और 26 में। सिलेबस ये जो हमारा है ये एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस है, ठीक है। या नोटिस वगैरह दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहला यूनिट हमारे पास है सबसे पहला यूनिट हमारे पास है यूनिट 1, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा होता है मेजरमेंट, ठीक है। और डायमेंशंस। डायमेंशंस अगर आप लोगों को पता है तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, ठीक है। डायमेंशंस ये आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा इस वाले में, ठीक है। जो मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ वो तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है काइनेमेटिक्स, ठीक है। यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, लाइन, टाइम, ठीक है। ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी, टाइम, पोजीशन, टाइम ग्राफ, रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, स्केलर वेक्टर, ठीक है। वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है। यूनिट जो मैं ये आपका ब्रैकेट में कर रहा हूँ ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, ठीक है। ये और यहाँ से भी आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ। ग्राफ तो आप लोगों के सारे ग्राफ होते हैं, ग्राफ आप लोगों के पास रटे होने चाहिए। वेलोसिटी, टाइम का ग्राफ वगैरह वगैरह जो भी ग्राफ है, ग्राफ आप लोग बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी आपको आना चाहिए। मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रेंज करके फॉर्मूला होता है। रेंज जो हमारा होता है वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब यूनिट 3 में हम लोग आ जाते हैं लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है सारे। मोमेंटम, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स, सॉरी, लॉ ऑफ मोशन। इम्पल्स, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन्स के सारे लॉ आपको पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ, ठीक है। स्टैटिक काइनेमेटिक्स, ये वाला जो टॉपिक है आपका काइनेमेटिक्स में एनएलएम, ठीक है। काइनेमेटिक्स में एनएलएम है, वो समझ लिए आपका नीट का दिल है। मतलब काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। और इसके लास्ट वाले वीडियो में मैंने पेपर एनालिसिस किया था तो आपको बताया था कि मैकेनिक्स से ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं। मैकेनिक्स आप लोग बढ़िया से तैयार कीजिएगा और ख़ास करके ये जो एनएलएम है, एनएलएम से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा, 2-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। तो एनएलएम बढ़िया से आप लोग तैयार कीजिएगा। फिर इधर आ जाइएगा डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और सेंटीपिटल फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये होता है सेंटीपिटल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। और स्टैटिकल एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ये जो होता है मोशन रोलिंग डाउन, मतलब ये किस टाइप का होता है, ऐसे बना होगा हमारा, ठीक है। और यहाँ से कोई भी बॉडी रोल कर रहा है, मान लीजिए कोई बॉल रोल कर रहा है या कुछ भी, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन, इसका टाइम पीरियड, डिस्टेंस, ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो हम लोग आ जाते हैं यूनिट 4 में हमारे पास वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में फॉर्मूले ही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, फार्मूला रट्टा, ठीक है। जो फार्मूला होता है रट्टा मार लो, ठीक है। जो फार्मूला होता है इसमें वो फार्मूला आप लोग सभी लोग रट्टा मार लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जिसमें कंजर्वेशन लॉ आपको बढ़िया से आने चाहिए, या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो, या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो, या काइनेटिक एनर्जी
कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के सारे लॉ आपको आने चाहिए, मैकेनिक्स में भी और इसमें भी ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, स्टार बना दो। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो खोज लेंगे अगर कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। यूनिट 5 है हमारा रोटेशनल मोशन, ये भी मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, यूनिट 3, 4 और 5 मैकेनिक्स का ही हमारा पार्ट है। मैकेनिक्स का है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जैसे इस तरह से हमको लिखते हैं सेंटर ऑफ मास, ये सब पता होना चाहिए। रिजिड बॉडी, बेसिक कॉन्सेप्ट रोटेशनल मोशन, मोमेंटम ऑफ ए फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। या मैंने बताया आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आपको आना चाहिए, वही चीज़ है यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, शॉर्ट में हम एएमसी लिखते हैं, ये आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ साथ आपको कोलिजन भी आना चाहिए। ठीक है, कोलिजन भी आगे दिया हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारे होते हैं रिंग, ठीक है, रॉड, स्फीयर, हेमी स्फीयरिकल सेल, सिलेंडर, रेक्टेंगुलर प्लेट, इन सारी चीज़ों को आपके याद होनी चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट। और प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये आपको दो थ्योरम याद होने चाहिए, थ्योरम 1 और थ्योरम 2, ये आपको याद, ये या बेसिकली ड्राइव कैसे किए जाते हैं आप लोग ये सीख लेंगे तो सभी के लिए काम आ जाएंगे। रिंग का, रॉड का, स्फीयर का, हेमिस्फेरिकल सेल का, सिलेंडर का, ये सब सारी चीज़ें आपको, डिस्क का, ये सारी चीज़ों का जो एक्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है वहाँ से आपको पता होना चाहिए। बाकी आप प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आप डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और एक क्वेश्चन तो हर साल एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ मेंशन भी किया हुआ है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, यूनिट 6 में हम लोग आते हैं, ये भी हमारा मैकेनिक्स का ही टॉपिक है यूनिट 6, बट यूनिट का नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। ठीक है, कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो यूनिवर्सल ये होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबको पता है, और केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ये सब सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मतलब कि जो केपलर्स लॉ होता है, जो केपलर्स लॉ होता है वो आपको बेसिकली बढ़िया से तैयार होने चाहिए, ये हमारा स्टार पॉइंट है इसमें। और स्केप वेलोसिटी सभी लोग याद रखिएगा, स्केप वेलोसिटी होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप लोग फॉर्मूला भी याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, एनर्जी सैटेलाइट, ये सब सारी चीज़ें एडिशनल है ग्रेविटेशन में ही। और अगर किसी को कहीं पे बुक में नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, ये ग्रेविटेशन की सारी टॉपिक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसी ना किसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप लोग। टेलीग्राम है हमारा @फ्री मेंटोर कृष्णा सिंह, आप वहाँ मैसेज कीजिए तो मैं खुद ग्रेविटेशन का एक स्पेशल वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 जो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड एंड लिक्विड्स मतलब कि इसको हम लोग कहते हैं थर्मो। ठीक है, देखिए हमारा दिया इलास्टिसिटी बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इफेक्ट ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड प्रेशर। सॉरी, इसको हम लोग थर्मल नहीं कहेंगे, बेसिकली ये मैकेनिक्स ही है, गलती से मैं केटीजी थर्मो समझ गया, ये मैकेनिक्स ही है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ठीक है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, और इसमें बर्नौली थ्योरम वगैरह भी है, आप लोग वो भी पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है। देखिए बेसिकली हमारा यहाँ से केटीजी स्टार्ट हुआ है, केटीजी थर्मो। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से शुरू हुआ है। हीट टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, और जो आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल एडियाबैटिक, ये चारों प्रोसेस होते हैं, ये सारे प्रोसेस आप बिल्कुल बढ़िया से रट्टा मार लीजिएगा।
और इनका वर्क डन का फॉर्मूला होता है, जैसे आइसोथर्मल का हमारा होता है W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू NR डेल्टा टी, सॉरी NR ln V2 बाई V1, ये होता है हमारा। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे W बराबर NR ln, ठीक है, V2 बाई V1, ठीक है, या यहाँ पे P2 बाई सॉरी P1 बाई P2 हम लोग कर सकते हैं, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से एडियाबैटिक का वर्क डन और कांस्टेंट आप सारी चीज़ों बढ़िया से याद कर लीजिएगा। देखिए ये भी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपको बढ़िया से तैयार करना है, इसके क्वेश्चंस सभी जगह आते हैं, ये स्टार है, ठीक है। सरफेस टेंशन आपको आना चाहिए और कैपिलरी राइज ये आना चाहिए, हीट टेम्परेचर, इन सब की बेसिक आइडियाज और बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बस बाकी तो और कुछ है नहीं। कंडेंसन, कन्वेंशन, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें जो होती है थ्योरेटिकल होती हैं, ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चेंज इन स्टेट आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेटेंट हीट दो होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और याद भी कर सकते हैं आप लोग, 80 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता है, और यूनिट में बेसिकली यूनिट आप लोग देख लीजिएगा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है आपका 540 के करीब, ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर हम लोग आ जाते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों लॉ आप लोग एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज है। हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो फर्स्ट लॉ होता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, ये होता है हमारा, ठीक है। ये आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा। बाकी वही है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें हीट इंजन, कार्नोट साइकिल, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। एडिशनल चीज़ें हैं ये, तो इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद केटीजी का अलग से ही टॉपिक दिया हुआ, केटीजी यहाँ पे हमारे पास यूनिट नंबर 9 में है। इक्वेशन ऑफ स्टेट, परफेक्ट गैस, वर्क डन, ठीक है, यही वर्क डन का फॉर्मूला जो मैं आपको ऊपर बता रहा था, वही वर्क डन है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, सारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, या टेलीग्राम पे मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, ऐसे करके होता है, ठीक है, या ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, इन सब का डिग्री ऑफ फ्रीडम आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, देखिए एक स्पेसिफिक हीट ऊपर भी था और एक स्पेसिफिक हीट यहाँ भी है, ये स्पेसिफिक हीट Q बराबर MS डेल्टा टी, ये वाला है, ठीक है। फिर कैपेसिटीज ऑफ गैस, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ आपको काफ़ी अवगाद्रो नंबर था, आप लोग याद कर लीजिएगा बेसिकली डायरेक्टली, बट मीन फ्री पाथ ये जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये होता है लेमडा इक्वल टू 1/5 ND, ठीक है, ये होता है हमारा मीन फ्री पाथ, ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और यही एन से ही हम यहाँ पे पी और भी में चेंज करके सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। अब यूनिट नंबर 10 है हमारा ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, यहाँ ऑक्सीलेशन एंड वेव से हमारा एक से दो क्वेश्चन तो आता ही आता है एवरी ईयर, ठीक है, या तो किसी ना किसी चीज़ों में आपको यूज रहेगा ही रहेगा, जिसमें होता है हमारा एसएचएम और एक स्प्रिंग मास सिस्टम। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक बार ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब फॉर्मूले जो हैं ये आपको पता होने चाहिए, वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में रिलेशन जो होता है वो, टाइम पीरियड में जो रिलेशन होता है वो, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। बस बाकी और कुछ है नहीं इसमें। और वेव में आ जाएंगे हम लोग, तो लॉन्गिट्यूडल, ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव, ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार में लीजिएगा। और स्टैंडिंग वेव्स, ये भी हमारा स्टार टॉपिक है। आर्गन पाइप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आर्गन पाइप। और आर्गन पाइप में मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, जो ओपन आर्गन पाइप होता है
वो होता है आपका NF/12 ऐसे करके होता है आपका। ठीक है, ऐसे करके कुछ फार्मूला आता है, 2-3 फार्मूले थे, क्लोज आर्गन पाइप और ओपन आर्गन पाइप का। आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा स्टार टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और अगर यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपका छूट के ना आए, मतलब एग्जाम में आप ये क्वेश्चंस करके आए, इस वजह से ये स्कोरिंग टॉपिक होता है। अगर एग्जाम में आ गया ये टॉपिक तो आपका 100% गारंटी है कि ये टॉपिक आपका हो जाएगा, 2 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। फिर यूनिट नंबर 11 पे हम लोग आ जाते हैं। यूनिट नंबर 11 जो हमारा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं आपको बता दूं कि काफ़ी मेजर पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ईएमटी से बेसिकली बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी पेपर एनालिसिस मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको कि ज़्यादा ही क्वेश्चन आए हुए थे। इसमें होते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, कूलाम फोर्सेस बिटवीन पॉइंट चार्ज, जो भी इनके मल्टीपल चार्जेस को जो फॉर्मूले होते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ईएमटी में आपको आना चाहिए सुपर पोजिशन। किसी भी सिस्टम या किसी भी चीज़ का आपको सुपर पोजिशन लेना है तो कैसे लेंगे ये आपको आनी चाहिए। ये आने के बाद आपको कुछ परसेंटेज लगने लगेगा कि हाँ मुझे भी ईएमटी आता है, वरना कई बच्चे ये होते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से बच्चे दूर भागते हैं। बट एटलीस्ट आप इतना तो पढ़ लीजिए कि आपको इसका जो सिंपल क्वेश्चंस होता है वो आपसे हो जाए। कठिन जो है वो नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट इतना आप तैयार कर दीजिए कि आपसे फॉर्मूला बेस अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे हो जाए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। ईएमटी जो है अपने आप में बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। ठीक है, और फार्मूला बेस है, बट ये है नंबर ऑफ फार्मूले इसमें बहुत है। यानी कि मतलब आपको रट्टा ज़्यादा मारना पड़ेगा, प्रॉब्लम करने पड़ेंगे जिससे आपके फार्मूले प्रैक्टिस हो। और फार्मूले अगर प्रैक्टिस हो रहे हैं तो फार्मूले आपको याद भी होंगे। ठीक है, टॉर्क, डाइ डाइपोल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब सारी चीज़ें हैं। फार्मूले आप लोग देखिएगा, बाकी आपका सारी चीज़ें हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं आपको सारी ही चीज़ें बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग सारी ही चीज़ें एक एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो गया, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ये सब सारी चीज़ें हैं। और भाई सर्किट जो है, सर्किट के जो क्वेश्चंस है, सर्किट भी आपको बढ़िया से आना चाहिए। सर्किट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। मुझे लग रहा है कि इसी साल लमसम 3 से 4 क्वेश्चन सर्किट से आपके, या हाँ 3 या 4 क्वेश्चन सर्किट से हमारे आए हुए थे। आप लोगों ने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा है कि सर्किट से हमारा 3-4 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही आए थे, और इस साल भी आएंगे, 2025 में भी आएंगे। ठीक है, अब ये आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, वही सर्किट। ठीक है, सारा सर्किट में आप लोग को क्या इंपॉर्टेंट और बिना इंपॉर्टेंट बताऊं। सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है आपका वो होता है केसीएल। ठीक है, और एक होता है केवीएल। ये दो चीज़ें आपको आनी ही आनी चाहिए, और उसके बाद ही फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बट जो भी फार्मूले बनते हैं वो केसीएल या केवीएल से ही बनते हैं। तो अगर आपको केसीएल और केवीएल का यूज आता है तो आप कोई भी फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, या तो फार्मूले के बेस पे आप क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 में मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट एंड मैग्नेटिक, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। और इससे हर साल लमसम 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। मतलब बेसिकली ईएमटी से, पूरा ईएमटी का जो पोर्शन है 3-4 यूनिट दी हुई हैं, उसमें से आपका लमसम लमसम 15 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, क्योंकि ईएमटी का टॉपिक भी लंबा है, यूनिट भी लंबा है, और नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज़्यादा हैं। तो इस वजह से इसमें लमसम 15 से 17 क्वेश्चन आपके ईएमटी से बन जाते हैं। देखिए इतना सारा टॉपिक है, इतना सारा टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक इसमें छोड़ेगा भाई? 10 टॉपिक छोड़ेगा, उसके बाद एक टॉपिक तो उसको उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मजबूरी है भाई, वो पूरा पूरा यूनिट आपको स्किप नहीं कर सकता। अगर 5 यूनिट है तो 2-2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, मतलब आपका 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो कन्फर्म आने ही आने हैं। तो एटलीस्ट आप इतना तैयार कर लीजिए कि आपसे इसके आसान वाले क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 14। ये भी ईएमटी का ही पोर्शन है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट
ठीक है, ये आपको होना चाहिए। इंडक्शन और ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ईडी करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडक्टेंस, एलसीआर सर्किट, एसी पावर के बारे में आपको सारी चीज़ें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सब सारी चीज़ें, और ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन, स्टेप अप, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यूनिट 14 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 15 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। ठीक है, पूरा तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको मोटी मोटा बता दे रहा हूँ। ट्रांसवर्स नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। और इन सब सारी चीज़ों का इनका वेवलेंथ आप एक बार रट्टा ही मार लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। या तो इसका एक ग्राफ आता है, वो आप अगर याद कर ले रहे हैं, टेबल आता है बेसिकली, तो आपको सारी चीज़ें समराइज हो जाएंगी। ठीक है, यूनिट नंबर 16 पे हम लोग आ जाते हैं। यूनिट नंबर 16 है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो हमारा मेजर टॉपिक है। ऑप्टिक्स से हमारा लगभग 5-6 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, जिसमें ऑप्टिक्स में लेंस भी है हमारा, मिरर भी है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपको लेंस में, या किसी भी टॉपिक में, या इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, या पोलराइजेशन, ये सब सारी चीज़ों में आपको कुछ नहीं छोड़ना। ये ऑप्टिक्स तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ऑप्टिक्स उतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। ऑप्टिक्स बहुत आसान होता है, बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए और साइन कन्वेंशन आना चाहिए। बेसिकली बच्चे क्या होते हैं, वो साइन कन्वेंशन में ही फंस जाते हैं। तो आप एक साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, आप उसकी उसी के हिसाब से चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट नंबर 17। यूनिट नंबर 17 में है हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, यही जो मैं बता रहा था ये हम लोग मॉडर्न में पढ़ते हैं, बट आप में है। ठीक है, इस वाले चैप्टर का नाम ये है हमारा यूनिट नंबर 17 का। तो इसमें भी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ एक आता है कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डी ब्रोगली वेव आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लैम्डा इक्वल टू h/p, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आ गए हम एटम एंड न्यूक्लियस, एटम एंड न्यूक्लियाई। ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको मिला के, मतलब 3 यूनिट से मिला के आपको इन तीनों में से लगभग आ जाएगा आपका 10 क्वेश्चन के करीब मिल जाएगा। 10 नहीं तो आपको 6-7 तो मिल ही जाएंगे, 7 लिख लेते हैं हम लोग। 7 के करीब क्वेश्चन इन सारी यूनिट से, तीनों यूनिट से मिला के आपके आ जाते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट है ही आपका। ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, बोहर मॉडल भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मॉडल होता है रदरफोर्ड मॉडल, या ये सब आप स्किप कर सकते हैं, या मोटी मोटा इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा ये होता है गेट वाला टॉपिक। ठीक है, जिसको मैं डिजिटल बोलता हूँ, और बेसिकली ये डिजिटल का चैप्टर भी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एसएसपी का। तो ये वहीं से लिया गया। गेट आपको बिल्कुल बढ़िया से आने चाहिए, गेट आने चाहिए। और बूलियन अलजेब्रा एक होता है, उसका आपको अगर आइडिया होगा तो ले लीजिएगा, बट बेसिकली इसमें तो आता नहीं होगा। बट गेट आपको आने चाहिए, और 5-6 गेट होते हैं, और उन सारी गेटों के ट्रुथ टेबल, ट्रूथ टेबल एक होता है, बोलिएगा तो मैं आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। वो सारे ट्रूथ टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। ये जो सिंपल पेंडुलम, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट से आती हैं भाई। अगर जो एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल कॉलेज या जहाँ भी किया होगा, उसके लिए भाई फायदेमंद होता है और प्लस पॉइंट भी होता है। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं हम लोग। हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, बाकी फिजिक्स में इतना ही था। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग किसी और नए वीडियो के साथ। और जिस भी टॉपिक पे आपको चाहिए होगा वीडियो, आप लोग एक बार हमको बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उस वाले टॉपिक को आपको बढ़िया से बताऊँ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जय फिजिक्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप बताइएगा, अगर सिलेबस ना समझ में आया हो तो मैं हैंड रिटेन लिख के आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, या एक वीडियो और बना दूंगा मैं। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। काफ़ी बच्चों को सिलेबस भी क्लियर नहीं होता है,
एटलीस्ट इस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिलेबस में हमारा क्या क्या पार्ट होता है। बेसिकली अगर आप बढ़िया से मन से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आप सिलेबस को याद कर लीजिए। सिलेबस याद है अगर आपको तो आपको सारी चीज़ें समराइज रहती हैं। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय फिजिक्स।